हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर जो एक्सरसाइज है 13.2 उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उससे पहले की वीडियो में हमने इसका बेसिक पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। हमें लास्ट वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं आई, आज की वीडियो में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर है। जिन बच्चों ने जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ, उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ा था और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी और इसमें कुछ मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में। फिर मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस बताया था। और लास्ट में हमारी मैपिंग, जिसको हमने इस तरह से कंप्लीट करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और हमें पता है कि अगर दो इवेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ा है इंडिपेंडेंट हैं तो हम ये वाली मैपिंग जो है फॉलो करते हैं। तो सिंस ए एंड बी आर independent events, therefore probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। तो which implies probability of A intersection B कितनी आ गई 3/5 into 1/5 मतलब 3/25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि की पॉइंट्स पकड़ा करो, ठीक है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है उसमें से 2 कार्ड्स निकाले गए हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। तो सबसे पहले देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं बट हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब हमेशा इस तरह सोचते हैं कि जिस तरह से हम एग्जाम में बैठे हैं और हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। नहीं, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल रहे हैं 1 by 1 करके, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई इकट्ठे, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बचती हैं, ठीक है, मैपिंग के अकॉर्डिंग। और यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है डिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमें कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसे। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स भी की है मेरे से, उनको पता है, वो ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इवेंट्स लिख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले लेट कोई इवेंट लिख लेते हैं, ठीक है, जो मर्जी नेम दे दो आप। तो यहाँ पर बोला गया कार्ड्स निकाले गए हैं। देखो, कार्ड्स के बारे में आपको पता है, चलो बाद में बात करते हैं। फाइंड बोथ आर ब्लैक, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। सेम वे से एक एफ मान लो, सेकंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। अब इसके बाद आपको पता है, हम हमेशा लिखते हैं कि ये क्वेश्चन इक्वली इवेंट्स का है या नहीं। लिखने से मैं मतलब है कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो क्योंकि कार्ड्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, नहीं फेयर, मतलब कार्ड्स हैं, सबकी निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, तो मैं लिख देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों ब्लैक हों, ब्लैक एंड ब्लैक, मतलब ई एफ, मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ब्लैक कार्ड, उसके बाद ई के होने के बाद ब्लैक कार्ड मतलब एफ इवेंट। ये आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें कहती है,
अब जस्ट आपको थोड़ा फील देने के लिए मैं आपको कार्ड्स जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको जस्ट थोड़ा सा फील देने के लिए, आप क्वेश्चन को फील कर पाओ, मैंने आपको कार्ड्स बना के दिखाए हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं, 26। आप देख सकते हो 26 होते हैं, ठीक है। तो हम इक्वली इवेंट का क्वेश्चन है, ई का मतलब पहला कार्ड ब्लैक आना चाहिए, तो 26 इसके फेवर में है। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52, ठीक है। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, अब एक कार्ड हमारा जो कम हो गया है, 51 कार्ड्स हैं और हमारा जो ब्लैक कार्ड है वो निकला है, तो इसलिए ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने रह गए, 25, ठीक है। ये आपको पेपर में नहीं लिखना इतना सब कुछ, जस्ट आपको फील देने के ताकि समझ पाओ। तो 25 ब्लैक है, टोटल कितने हैं, 51। अब जस्ट हमें इसको 1 में फिल करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर थे तो वैल्यू मैंने फिल कर ली है, इसको कट करते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो पाए। 25 1 ज़ा 25 और यहाँ पर कितना आएगा, 102। तो विच इम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ चुका है कि बोथ आर ब्लैक। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 25/102। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे। मैं आपको ये क्वेश्चन 1-2 सेकंड में करवा सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा पूरा फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जब आप एग्जाम्स में बैठे हो। सबसे पहले हमने वही अपना देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था कि हमें कार्ड्स को रिप्लेस नहीं करना। तो मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी लगेगी, मैंने लगाई और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट पर मत जाना। देखो अगर आपको मैपिंग याद है ना, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्टोरी बिहाइंड इट। तो बेसिकली ये स्टोरी बताने की कोशिश की गई है। स्टोरी से मेरा मतलब है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो पहले इतनी सी लाइन का मतलब समझते हैं। एक बॉक्स है, उसमें ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब वो एग्जामिनिंग बाय, अब एग्जामिन करना मतलब उसको चेक करना है कि वो बॉक्स जो है, जैसे आप मार्केट में गए और वहाँ पर आपने फ्रूट लेना है, तो वो बोल रहा है कि आप ये बॉक्स ऑरेंज का ले लो, तो आपने रैंडमली कोई 3 ऑरेंज उठा के देख लिए, 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ़ ऑल दी 3 आर गुड, अगर तीनों अच्छे निकल आए तो आप बोलोगे कि येस द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। आप बोलोगे सर भैया मुझे ये वाला जो बॉक्स है वो दे दो, इसमें ऑरेंज अच्छे हैं। अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मार्केट में हो और बॉक्स आपके सामने है, उसमें से एक खराब ऑरेंज निकल गया, तो आप बोलोगे कि सर भैया मुझे ये वाला ऑरेंज नहीं लेना, मतलब कि ये वाला बॉक्स जो है वो नहीं लेना। कहानी समझ में आ गई। अब मुद्दे की बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 आर बैड, 1 विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जस्ट मैंने आपको बताया ना, आपको कहानी बता के कंफ्यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहो तो मैं आपको सीधे सीधा बता सकता हूँ कि ये एक बॉल्स वाला क्वेश्चन है जिसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 12 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल कितनी होगी, 15। इसमें से मुझे 3 बॉल्स निकालनी है, गुड निकालनी है ना। अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव कब होगा, जब वो तीनों गुड ऑरेंजेस होंगे, मतलब मुझे 3 ग्रीन बॉल्स निकालनी है। तो बस इसको आप बॉल्स वाला क्वेश्चन समझ के करना, ये आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो देखो कहानी हमने समझ ली, हमें पता है कि हमें यहाँ पर 3 ऑरेंजेस निकालने हैं 1 बाय 1 करके और तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मतलब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका तो हम सोचेंगे नहीं। मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो अब क्योंकि देखो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, क्योंकि हमें जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव करवाना है। सेल के लिए अप्रूव करवाने का मतलब है कि उसमें से जो भी 3 ऑरेंज आएंगे वो गुड आने चाहिए, तभी वो अप्रूव होगा। तो इसलिए हम इवेंट्स को भी उसी तरह से लेंगे। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है, आपको पेपर में नहीं लिखना, ताकि आप जब भी अपने नोट्स पढ़ो आपको पता हो कि सर ने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया था। सिंस बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल ओनली व्हेन ऑल दी 3 और रैंडमली पिक्ड ऑरेंजेस आर गुड वंस।
तो आपको पता, देखो हमने डायरेक्टली नहीं पूछा उन्होंने कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उन्होंने कहा कि बॉक्स अप्रूव हो जाए सेल के लिए, और सेल के लिए वो अप्रूव तभी होगा जब तीनों ऑरेंजेस जो हमने निकाले हैं वो गुड होंगे। तो इसलिए हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है EFG की, मतलब फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, सेकेंड ऑरेंज इज गुड, और जी का मतलब है थर्ड ऑरेंज इज गुड। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब उसके बाद हमेशा क्या सोचते हैं हम, यस ये जो क्वेश्चन है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ये वाला ऑरेंज ज़्यादा बाहर आ सकता है, मतलब कुछ नहीं ऐसा बताया गया, मतलब ये मतलब कि सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली रहने वाली है। तो अब सब कुछ हमने कर लिया। अब जस्ट हमें देखो अपना फॉर्मूला लिखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी। हमें पहला भी गुड चाहिए एंड दूसरा भी एंड तीसरा भी, मतलब EFG। इसका मतलब क्या है कि पहला ऑरेंज गुड, जब E हो जाए, जब E हो जाए तब F, और जब G मतलब कि E और F दोनों हो जाएं तब G। मतलब ये हमें फाइंड करना है, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपको थोड़ा फील देने के लिए, अदरवाइज हमें डायग्राम्स नहीं बनानी वहाँ पर। आपको पता है 12 गुड हैं, 3 बैड हैं, 15 टोटल हैं, ठीक है। तो ई का मतलब है पहला ऑरेंज जो है वो अच्छा गुड आना चाहिए। अब इक्वली इवेंट का क्वेश्चन है, तो उसके 12 उसके फेवर में है, टोटल हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं। अब ई हो चुका है, एक गुड बाहर आ चुका है, तो हमारे पास गुड कितने रह गए 11, टोटल कितने हैं 14। तो अब फिर से हमें गुड निकालना है, तो 11 उसके फेवर में है, टोटल 14। अब 2 गुड ऑरेंजेस निकल चुके हैं तो 10 रह गए, और टोटल कितने गए 13। अब फिर से गुड निकालना है, तो 10 उसके फेवर में है, 13 टोटल है। तो पुट इन 1, तो इसको 1 में फिल कर लेते हैं। अब देखो ये आपका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट थी। ई की प्रोबेबिलिटी है 12/15, 11/14, 10/13। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है? मेरे हिसाब से कुछ कट नहीं हो रहा, तो EFG ऊपर रह गया 4 और 11, नीचे रह गया 7 और 13, तो 44/91। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, मतलब हमारा जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा विद द प्रोबेबिलिटी 44/91। देख लो, मैंने आपको बताया ना, कहानी जस्ट बताने का पर्पस ये था, वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से ना कहानी को पढ़ना है, समझ लिया, उसके बाद जो जो प्रोबेबिलिटीज़ बोली गई हैं वो निकाल दी, पहचान लिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी का यूज़ है होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। फेयर कॉइन मतलब कॉइन बिल्कुल एक्यूरेट है, अनबायस्ड मतलब वो डाई भी बिल्कुल सही है। देखो अनबायस्ड का उल्टा होता है बायस्ड। बायस्ड मतलब जैसे किसी की तरफ जैसे किसी की साइड लेना। अगर कोई 2 स्टूडेंट है मेरे सामने, तो मैं किसी एक स्टूडेंट की साइड ले रहा हूँ और दूसरे स्टूडेंट को बिना बात के डांट रहा हूँ, तो मेरा जो बिहेवियर है दोनों की तरफ वो मतलब कि बायस्ड है। मतलब मैं इसकी तरफ, मतलब इसको ज़्यादा, मतलब कि इसको कम डांट रहा, मतलब इसको मैं डांट ही नहीं रहा, सेम गलती दोनों ने की है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डांट रहा हूँ, तो मतलब मेरा जो बिहेवियर है वो बायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब है कि मेरा बिहेवियर एज ए टीचर दोनों की तरफ सेम रहना चाहिए, चाहे उन्होंने कोई अच्छा काम किया चाहे उन्होंने कोई बुरा काम किया। तो ये डाई बिल्कुल और कॉइन बिल्कुल सही है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक बात भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब देखो कॉइन और डाइस को इकट्ठे फेंका गया है, तो इसकी सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? हो सकता है कॉइन पर हेड आ जाए और डाइस पर 1। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हेड हो उस पर 2 आ जाए, हेड हो 3 आ जाए, हेड हो 4 आ जाए, हेड हो 5 आ जाए, हेड हो 6 आ जाए। और ये भी हो सकता है कॉइन पर टेल आ जाए, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6।
इसके अलावा और कोई भी केस नहीं बनता, तो मैंने टोटल 12 केस इसके जो हैं वो लिख लिए। अब ई इवेंट को लिखते हैं। अब ई इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। देखो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ज़्यादा बातें इसलिए नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मैं डायरेक्टली उसी फ्लो में क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट हम कैसे चेक करते हैं। अब एफ इवेंट उन्होंने सॉरी यहाँ पर ए आएगा, तो ये हमारा ए इवेंट था, मैंने गलती से ई लिख लिया था। तो ए इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी क्या है 3 ऑन डाई। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए इवेंट के फेवर में लिखते हैं हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ये सेम है आपके सामने H1 H2, ये मैंने आपके सामने सैंपल स्पेस लिखी, मतलब इसके एक ही सैंपल स्पेस लिखी है, इसमें सभी हेड वाले मैंने केस लिख लिए। अब बी 3 ऑन डाई, डाई पर 3 दो बार ही है H3 T3 और कहीं पर भी नहीं है। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस चेक करनी है तो A इंटरसेक्शन B भी चेक कर लो, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन। कॉमन क्या आ रहा है H3। ठीक है, अब इवेंट्स लिखने के बाद, उनके सैंपल पॉइंट्स लिखने के बाद हम हमेशा चेक करते हैं कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है या नहीं। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात क्लियर करनी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर फेयर कॉइन है, अनबायस्ड डाई है, तो हम क्यों चेक करें, हमें तो पता ही है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप गलत हो। यस, यहाँ पर आप गलत हो। आप याद करो 13.1 की एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें भी ना एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, प्लीज़ उसको आप जाके देखना, उसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है 13.1 का। ठीक है, उसमें भी एक कॉइन था एक डाइस था, दोनों फेयर थे, बट वो गेम थोड़ी सी ऐसी थी कि उसमें ये केस भी आया था, उसमें ये केस भी आया था। मतलब छोटी सी बात है, बट छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आती हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब 1/4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1 की प्रोबेबिलिटी डाइस पर 1/6 है, वरना 1/12 है। दोनों कॉइन और डाइस दोनों क्या थे, फेयर। बट यहां पर क्वेश्चन जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है। अब सेम वे से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉइन भी फेयर है, डाई भी जो है वो अनबायस्ड है, मतलब सब कुछ सही है। बट फिर भी मेरा कहने का मतलब यही है, फिर भी एक बार आप चेक कर लिया करो, मतलब कि इवेंट्स को देख के, सॉरी सैम्पल पॉइंट्स को देख के, कि कहीं ये जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन ही होगा, वो नहीं भी हो सकता। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। वैसे आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। अगर आप H1 की प्रोबेबिलिटी देखोगे वो कितनी है 1/12, H2 की 1/12 आएगी, T3 की भी, सभी की 1/12 आएगी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा करके उसको आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। अब देखो मैंने आपके लिख दिया कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/12 ही है। तो ये सैंपल स्पेस है, ये ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है तो फेवर में कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 12 आपके सामने है। तो इनको आप कट कर दो तो कितना आएगा 1/2। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी चेक कर लो, बी के फेवर में 2 है, टोटल कितने हैं 12। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कट करके 1/6। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हम चेक कर लेते हैं। इसके फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 12। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, मतलब 1/12। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये वाले इवेंट्स क्या हुए, ये वाले इवेंट्स क्या हुए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देख लो, देखो मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ, हमें सिर्फ एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं सीखना, हमें ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी था, सैंपल स्पेस लिखी, ए लिख लिया, बी लिख लिया, इंटरसेक्शन लिख ली। यहाँ से मैंने क्या बात सीखी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कॉइन और डाइस दोनों फेयर हैं तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स का ही क्वेश्चन है। ये हम हमेशा चेक करेंगे, ये बात हम हमेशा अपने माइंड में
रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। तो देखो क्वेश्चन को जस्ट उलझाने की कोशिश की गई है और कुछ भी नहीं है। डाइस पर हमें पता है कि 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कलर्स को ऐड कर दिया कि 1 2 3 जहाँ पर भी हैं वो रेड कलर में है और 4 5 6 जहाँ पर भी हैं वो ग्रीन कलर में है। लेट ए बी दी इवेंट। अब ए कोई इवेंट है, नंबर इज इवन, वो इवन आना चाहिए। बी कोई इवेंट है, नंबर इज रेड, नंबर इज यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर इज रेड, तो वो रेड है मतलब, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमें क्लियरली यहाँ से आइडिया लग गया कि इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है, ए और बी की इक्वल वो आनी चाहिए, प्रोडक्ट की इक्वल आनी चाहिए अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। अब जस्ट आपको थोड़ा फील देने के लिए 1 2 3 रेड में है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे सैंपल स्पेस में यही सैंपल पॉइंट्स आएंगे और बाकी जो नंबर हैं वो ग्रीन में है 4 5 6। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा, तो बस यही है सैंपल स्पेस, तो यही रहेगी। कलर आने से कोई सैंपल स्पेस चेंज हुई ना हो जाएगी, नंबर तो वही रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ए इवेंट लिख लेते हैं। अब ए इवेंट हमारा क्या है, अब ए इवेंट है द नंबर इज इवन। बी इवेंट क्या है, द नंबर इज रेड, ठीक है। अब देखो अगर ए इवेंट के बारे में हम लिखें तो नंबर इज इवन, तो इवन नंबर 2 है। जस्ट आपको फील देने के लिख रहा हूं, आपको पेपर में मतलब कि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और 4 भी इवन है और 6 भी इवन है, तो ये 3 नंबर हमारे इवन है। अब बी नंबर इज रेड। अब रेड नंबर तो आपको पता ही है 1 2 3 और कुछ भी नहीं है। अब सेम वे से इनकी इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन क्या आया इसमें, ओनली 2, ठीक है। अब इसके बाद हम हमेशा चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन इक्वली इवेंट्स का है या नहीं। तो अगर मैं देखो डाइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया और वैसे भी सैंपल पॉइंट्स देखो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो मतलब ये क्वेश्चन इक्वली इवेंट्स का है। तो अगर ये क्वेश्चन इक्वली इवेंट्स का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब ए के फेवर में है 3, टोटल कितने हैं 6, इसको आप कट कर दो तो कितना आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बी के फेवर में भी 3 हैं, देख लो आपके सामने, और टोटल कितने हैं 6, इसको भी कट कर दो तो यहां पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 6, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने लास्ट पेज पे इसकी वैल्यू निकाल ली थी, वो 1/6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 1/4 है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एनसीईआरटी ने आंसर में लिखा है देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर आप डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, डिपेंड अप करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में इस तरह से आंसर था तो मैंने भी इस तरह से कर दिया, तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। जस्ट यहाँ पर दिक्कत क्या थी, मतलब क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई थी कि वो कलर ग्रीन में है वो रेड में है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डाइस पे सेम नंबर रहेंगे तो सैंपल स्पेस भी सेम रहेगी। जो इवेंट्स बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे जो दोनों इवेंट्स हैं वो क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th की बात करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हमें बताया गया कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये आपको वैसे 1 मार्क में आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देख लो, क्योंकि हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट ही चेक करना है तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी मैपिंग वगैरह, क्योंकि हमें सब कुछ पहले से पता है। तो 3/5 है इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी 3/10 है, कुछ कट तो नहीं हो रहा, 3 3 9 9/50,
और भी कट नहीं हो रहा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्लियरली इसकी वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा होता है जैसा पिछले क्वेश्चन में भी था, आपके सामने है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब हम वैसे बातों बातों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट से भी, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है पी, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है इफ दे आर, दो पार्ट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और अगर आप प्रोबेबिलिटी में मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताया था, चाहे हमने क्लास 11th में पढ़ा है चाहे हमने 10th में पढ़ा है। वो एक बेसिक वाली वीडियो आपके पुराने सभी डाउट्स क्लियर कर देगी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो वैसे आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दी हुई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमें 1/2। वी नो, अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला तो हमें आता है, ये तो बहुत पुराना हो गया, अब मतलब मुझे अच्छे से याद है, आपको भी अच्छे से याद होगा, माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। सेट्स में हम यहाँ पर एन का यूज़ करते थे और प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर हम पी का यूज़ करते हैं। अब आपको पता है सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो आपस में बिल्कुल अलग हैं, एक्सक्लूसिव मतलब वो दोनों आपस में अलग हैं। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी, 0। तो उसको मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपका फर्स्ट पार्ट है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वैल्यू फिल करते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2, इसको हम पी लिखेंगे -0। अब बेसिकली हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 3/5 -1/2, इस 1/2 को मैं उधर ले गया। इसका एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ा 6 -5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 5 2 ज़ा 10। तो विच एम्प्लाइज कितनी वैल्यू आ गई, 1/10। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है, इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट में क्या है, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। वो लिख लेते हैं, सिंस A and B are independent, therefore probability of A intersection B को मैं लिख सकता हूँ probability of A into probability of B। इसको आप नंबर 1 दे दो। We know, फिर से वही सारी हमारी फॉर्मेलिटी। We know probability of A यूनियन B को मैं लिख सकता हूँ probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। तो पहले ऐसा करते हैं, वैल्यू फिल करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर आप मेंशन भी कर लेना यूजिंग 1। ठीक है, अब वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो 3/5 इसकी वैल्यू है, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, पी की मतलब बी की प्रोबेबिलिटी पी है, इसकी 1/2, इसकी
ठीक है, मैंने वैल्यूज फिल कर ली हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको आप इधर ले आओ। 3/5 माइनस 1/2। अब यहां पर कितना रह गया, तो ऐसा करो, यहां पर आप p को कॉमन ले लो, अंदर कितना रह जाएगा 1 माइनस 1/2। p को मैंने कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व कर लो, अभी अभी हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1/2, तो विच एम्प्लाइज 1/10। यहाँ पर कितना है 1/2। तो अगर आप 2 को उधर लेके जाओगे तो 2/10 बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको कट कर देते हैं 1/5। तो यहाँ पर हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। देख लो कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। इसमें अच्छी बात क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कुछ पिछला पूछा गया है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब वो पहले ये मत याद करो कि प्रोबेबिलिटी 0 है, ये याद करो कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। वो फिल किया, आंसर आ गया। इंडिपेंडेंटली आपको पता है हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को फिल किया, कैलकुलेशन की, और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। आपको पता है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 0.4। यहाँ 4 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जस्ट एक लाइन लिख देते हैं, सिंस ए एंड बी आर independent events, therefore probability of A intersection B is equal to probability of A into B। ठीक है, बस इसको आप नंबर 1 दे दो, इसी का रिजल्ट हम बार बार यूज करेंगे। तो which implies probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 3 4 ज़ा 12, और नीचे ये मान के चला करो। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं, ये मान के चला करो कि 3/10 है, 4/10 है, तो 12/100 है, तो 0.12। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखो ये इसका सेकंड पार्ट है और हमें इसका फॉर्मूला पता है। वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कॉमन पोर्शन मतलब इंटरसेक्शन। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर वैल्यूज फिल करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर आप मेंशन कर दो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं यूजिंग 1। तो अब वैल्यूज को फिल करते हैं। 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.3 इंटू 0.4। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर कितना आएगा 0.7 माइनस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.12। तो अगर आप 0.70 में से, ये 0.70 है ना, 0.12 माइनस करोगे, यहाँ पे 8, 6 में से 1 गया 5, तो 0.58, 0.58। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.58। ठीक है, अब नेक्स्ट तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। वैसे आपको बताना चाहता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। ए बाय बी का मतलब क्या होता है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब बी इवेंट हो चुका है। आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ा है, बट हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये पढ़ा है कि वो इवेंट्स जिनको एक दूसरे के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.3, तो इसकी भी 0.3 ही आएगी। जस्ट फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये फॉर्मूला होता है दोनों का कॉमन पोर्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ यूजिंग 1, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, जस्ट
वैसे आपको सब कुछ पता है, हम बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये कट हो गया, तो विच एम्प्लाइज, जो मैं आपको बोल रहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही आएगी। ए की कितनी है 0.3, क्योंकि बी के होने से ए को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेम वे से इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब सेम वे से ये इसका फोर्थ पार्ट है, तो सेम इसमें भी हमें पता है कि इसका आंसर 0.4 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दोनों का कॉमन पोर्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नीचे होता है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूजिंग 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये कट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। जस्ट एनसीईआरटी आपको इन्हीं सभी फॉर्मूलाज के आसपास आपको घुमा रही है और आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवा रही है, ताकि आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है हमें 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है हमें 1/2, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/8, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। वैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करना चाहूँ ना, मतलब कंपेयर से मेरा मतलब ये है कि ना ऐसा जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हम एग्जाम्पल नंबर 14 में यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लिख के देखो, नॉट ए एंड नॉट बी। आपको पता है ये ए है तो नॉट ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये बी है तो बी नॉट बी क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। एक बार आपकी नॉलेज के लिए आपको लिख के बता देता हूँ। तो देखो बेसिकली हमें ये फाइंड करना, जो मैंने आपको रफ में समझाया, ये आपको पेपर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको मैं एग्जांपल नंबर 14 से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ना हमने एक लॉ पढ़ा था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वी नो डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिखा है, बहुत इजी है। देखो मैंने को पहले भी समझाया था कि ना, देखो मान लो इससे शुरू करते हैं, इसको छोड़ दो। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा। ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। बस ऐसे याद रख लो आप। सेम वे से आपको याद होगा ये फॉर्मूला भी होता है, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन। तो हमें ये वाला यूज़ करना है, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर हम मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब अगेन आल्सो आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी होती है, 1। अब सेम वे से विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1। कोई भी सेट हो, इवेंट हो, और उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उनका सम। अब ये भी कोई इवेंट है, ए यूनियन बी भी कोई इवेंट होगा। अब ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का सम कितना होगा, 1। तो विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपने एग्जाम्पल 14 की है, आपको पता हमने सेम ऐसा ही कंसेप्ट यूज़ किया था। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस, अब आपको इसका फॉर्मूला भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सब कुछ हमने इसलिए किया है क्योंकि इसका डायरेक्टली हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट इसका हमें पता है, माइनस इंटरसेक्शन। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस, अब ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/2 है, 1/8 है। तो विच एम्प्लाइज, अब देखो इसका एलसीएम ना, इसका एलसीएम कितना आएगा, 8, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 4 2 8, यहाँ पर 2 आएगा, 2 4 8, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 4 6, 6 माइनस 1 5/8। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 8 माइनस 5/8,
विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 3/8। तो विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है इसको मैंने ये लिखा था और इसकी वैल्यू 3/8 है यूजिंग 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 3/8। तो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। देखो ए की प्रोबेबिलिटी दी थी बी की इंटरसेक्शन की, नॉट ए नॉट बी की पूछी है। अगर यहाँ पर और होता, अगर यहाँ पर और होता, चलो बाद में बात करते हैं। इसकी पूछी है मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इसकी पूछी है मतलब, ठीक है। तो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ से इसको इससे कंपेयर किया, ये फॉर्मूला लगा के इसको कंपेयर किया और इसकी वैल्यू निकाल ली। इसका फॉर्मूला मुझे आता और मैंने वैल्यू फिल करके आंसर निकाल लिया। अगर बाय चांस यही क्वेश्चन आपको ये आ जाए, नॉट ए और नॉट बी कैलकुलेट करना है, कुछ भी आ सकता है, तो मतलब ये वाला कैलकुलेट करना है, और का मतलब यूनियन। तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ये वैल्यू है ना, अब आपको पता है इसका होल का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 होती है। अब इस इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है इस क्वेश्चन को लेके कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है। इस तरीके में कोई भी बुराई नहीं है, और उस तरीके जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको वही करना है। मेरी नॉलेज में वो मेथड था तो मुझे लगा वो आपको बताना चाहिए। उस मेथड का डायरेक्टली लिंक जो है वो एग्जाम्पल नंबर 13 से है। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको कि ये जो एग्जाम्पल है 13 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली पेपर में भी आ सकती है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो उसी के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, बी दी हुई है, इंटरसेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी निकालो एक बार। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि नॉलेज में था। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाए, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में वो बात आए ना, वो डायरेक्टली कर ले, तो दोनों ही सही हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, अगर ये बात ट्रू हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको पता है अगर ये बात ट्रू हो जाए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए भी इंडिपेंडेंट होंगे, और दोनों के कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए रेफरेंस दिया है कि ये वो पेपर में लिखना कि एग्जाम्पल नंबर 13 में हमने ये रिजल्ट यूज़ किया था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट है, बी डैश ए भी इंडिपेंडेंट है और ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यानी कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देयरफॉर उन्होंने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, यस, देयरफॉर ए डैश एंड बी डैश आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, देखो ये जो मेथड है ना ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड है, मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वी नो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो विच एम्प्लाइज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। अब आपको पता है सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/4, तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितनी होगी 1 - 1/4, तो कितना बनेगा ये 3/4। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है,
तो बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश की कितनी होगी 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 1/2। तो विच एम्प्लाइज दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे इसमें ए डैश बी डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो 3/4 इंटू 1/2 कितना आंसर आ गया 3/8। तो यहाँ पर भी हमारा वही आंसर है जो लास्ट पेज पे आया था। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा अच्छा है वो कम अच्छा है, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो आप वही मेथड करना। मेरी नॉलेज में दोनों थे, मैंने आपको बता दिए। अब एक बात आपको और बता देता हूँ, कुछ बुक्स में एक डैश को मैं ऐसे लिखता हूँ ना, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी इस तरह से भी लिखा गया है, तो बात एक ही है। इसमें हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंट देख लिया कि इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, तो मतलब उसकी वैल्यू उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ए की वैल्यू पता तो ए नॉट की तो पता ही है, बी की वैल्यू पता तो नॉट बी की वैल्यू पता ही है, दोनों वैल्यूज फिल की और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन भी मतलब कि काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और जो बात मैंने आपको क्वेश्चन 9th के लास्ट में बताई थी वो यहाँ पर आएगी भी। तो सबसे पहले इवेंट्स लिखते हैं। देखो इवेंट्स ए और बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 7/12, और नॉट ए और नॉट बी इसकी वैल्यू 1/4 दी हुई है। स्टेट वेदर ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और मतलब यूनियन, बी नॉट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें ये तीन वैल्यूज की बनाए, आपको पता है नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। आप लिखना चाहते हो यहां पर लिख भी सकते हो कि और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, इसको कुछ पेपर में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है या चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, मतलब हम ये रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखो ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, हमें तो इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए। और हमें, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था वी नो, वही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। फिर से अपनी बातें वही रिपीट, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसमें। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने आपको लिखना बताया था कि इस तरह से आप लिख सकते हो, सब कुछ उल्टा लिख दो। ए का उल्टा मेरे को पहले भी बता चुका हूं, ये है ना, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा यू, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो विच एम्प्लाइज, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है आल्सो, आपको पता है पी एक्स की प्रोबेबिलिटी और पी एक्स कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी सम 1 होता है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपको पता है वी नो, आपके सामने है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है। तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में फिल कर दो। तो अगर हम 1 में फिल करेंगे 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 तो 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई 3/4। नाउ अब हमें अपनी प्रोबेबिलिटीज देखो, इसकी वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो हमें पता ही है, ए कितनी है 1/2, बी कितनी है 7/12, तो कितना आ गया 7/24। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं,
तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, आपको पता है अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, नॉट ए और नॉट बी का मतलब, और का मतलब यूनियन लगा दिया। ठीक है, हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट, मतलब ये रिजल्ट हमें चेक करना है। डी मॉर्गन लॉ सब बताया, इसको याद करने का तरीका कि सब कुछ उल्टा कर दो, यू है तो उसको इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन है तो यू कर दो। तो इसको मुझे पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई, ए और बी की पहले से पता थी, और अल्टीमेटली हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।